नमस्कार, मैं उमेश कुमार हजारीबाग से और हम आप लोगों को नेक्स्ट जेन स्कॉलर्स हब के थ्रू फिजिक्स का जो भी कंटेंट होंगे वो उपलब्ध करवाने का पूरा कोशिश करेंगे। और आज से रेगुलर वीडियो हमारा जाएगा सभी चैप्टर्स का। ऑब्जेक्टिव सभी हम लोग सबसे पहले दे रहे हैं, बाद में हम लोग सब्जेक्टिव भी डील करेंगे। और चाहे जैक बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, दोनों बोर्ड के लिए कंटेंट हम लोग अच्छे से तैयार करके आप लोग के सामने रखेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले दिनों में आप यहाँ से आप बहुत सारे कोर्सेस आपको मिलेगा, जैसे फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या फिर मैथ का भी हो। सभी का अलग अलग टीचर्स होंगे और सभी एक से एक क्वालिटी वाले टीचर हमारे पास अवेलेबल हैं। और उन लोग भी से भी बात हो चुका है हमारा, और उन लोग भी अब सेशन को रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने रखेंगे हम लोग यूट्यूब पर, है ना। तो आप कोशिश कीजिएगा कि हम लोग को चैनल को विजिट करें और अच्छे से पढ़े हमारे साथ मिलकर, और अपना रिजल्ट को बेहतर करें और साथ में अपना भविष्य को सुरक्षित करें। धन्यवाद। आज हम लोग जो पहला चैप्टर है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। इसमें हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को शामिल किए हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो कि पहले से पूछा गया हो जैक बोर्ड का, चाहे 2014 से हम लोग उठाए हैं। 10 साल का मैक्सिमम हम लोग उठा रहे हैं, तो 10 साल में जितने भी फर्स्ट चैप्टर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस पे आपके सामने रखेंगे और डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चंस को अच्छे से। तो हम लोग चलते हैं पीडीएफ की ओर, है ना। ये हमारा पहला क्वेश्चन है द यूनिट फॉर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फ्री परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट के बारे में पूछ रहा है आप लोग से। यहाँ 4 ऑप्शंस हैं, तो आप लोग इसको बना सकते हैं और इसको टिक लगा सकते हैं कौन सा सही होगा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ इसको कैसे बनाना है, क्योंकि सभी यूनिट्स को याद रखना इतनी आसान चीज नहीं है, वो आप लोग बार बार भूल जाओगे। तो इसको बनाने का तरीका क्या है? ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये आपको कहाँ पे आया है? तो कुलाम्स लॉ में आप देखोगे, तो कुलाम्स लॉ में जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, वो क्या होता है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये K का मतलब क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। F इज इक्वल टू, अब ये जो टर्म है, यही है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसी का आप लोगों से एसआई यूनिट पूछा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए पहले फार्मूला तैयार करते हैं। एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला क्या हो सकता है? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 4 पाई F R स्क्वायर। ये ना होगा, ये इधर डिवीजन में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, इधर मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो इधर डिवीजन में आएगा। तो ये काम करते हैं, यहां से अब इसका एसआई यूनिट हम लोग तैयार करेंगे। तो देखो यहाँ पे दोनों का दोनों क्या है? चार्ज। Q1 Q2 क्या है? चार्ज है, और चार्ज का साइन क्या होता है? कूलाम। तो ये क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर। ये जो है 4 पाई, ये यूनिट लेस है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो हम लोग नीचे की तरफ एक टर्म और हमारा फोर्स है, तो फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। और ये डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। आप इसको रिसॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है, आप देख लो। कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर, ये ऑप्शन गलत है। कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। आप इसको एक बार और अच्छे से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो उसमें टॉर्क कितना लगेगा? तो आप लोगों को पता है कि मान लेते हैं लेट ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसका वैल्यू कितना है? E है। और इसमें कोई एक डाइपोल रखा गया है। डाइपोल मतलब आप तो समझ रहे होंगे, इसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, जो दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो ये हमारा एक डाइपोल है, तो इस डाइपोल पर कितना टॉर्क लगेगा? तो टॉर्क जब हम लोग निकालते हैं तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? P sin थीटा। ओके, P क्या है? डाइपोल मोमेंट है।
ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो इसमें देख लो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है आपका और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। आप लोगों को मैं बता दूं जो डायपोल मोमेंट है ना उसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उसका अपना खुद का डायरेक्शन है। तो इन दोनों ये दोनों क्वांटिटी कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के साथ sin थीटा लगा हुआ है तो ये डेफिनेटली क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? यदि वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे टॉर्क को तो क्या हो जाएगा? P क्रॉस E, P क्रॉस E। तो P क्रॉस E देख लो कौन सा ऑप्शन आपसे मैच कर रहा है, आप इसमें से आप उस ऑप्शन को लगा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ई ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी डॉट प्रोडक्ट है ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट है, P क्रॉस E। चल देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो और एक्सप्लेनेशन को आप देखते जाओ क्योंकि एक्सप्रेशन से आपको काम देगा और एक्सप्लेनेशन ऐसा आपको मिल रहा है जैसा कि आपको बेसिक्स जो होते हैं वहां से आपको उठा उठा के एक्सप्लेनेशन देने का कोशिश कर रहा हूं। और आप लोग यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा, मैं वहां भी सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख लो क्या है। बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर। इन चार फिजिकल क्वांटिटी में कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिनका ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर मीटर होता है। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट तो आप लोग तुरंत टिक लगा दोगे कौन सा है ना। आप इसमें से क्या हो सकता है, किसका हो सकता है वोल्ट पर मीटर? ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो आप कैसे होगा ये एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या होगा? E इक्वल टू क्या होता है? माइनस dV अपॉन dr। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये चेंज इन पोटेंशियल है और ये डिस्टेंस है, चेंज इन डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल मतलब वोल्ट और नीचे क्या है? मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? वोल्ट पर मीटर। तो ये किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट है। तो आप इस तरह से हर क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आप जब भी एग्जाम में आता है तो आप इसको इस तरह से एक्सप्लेनेशन देके आप वहां पे डिटेल लिख सकते हो ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि मेरा जो ऑप्शन जो हम लगा के आए हैं वो मेरा करेक्ट है और वो कहीं से भी गलत नहीं है। तो आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 1 AMU इज इक्विवेलेंट टू। एक AMU कितने मास के बराबर होता है? AMU क्या है? AMU क्या है? ये 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या है? 1 एटॉमिक मास यूनिट। AMU के मतलब क्या है? 1 AMU इसका मतलब है 1 एटॉमिक मास यूनिट। और एक MU किसके बराबर होता है? मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना था? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। आप इसमें से कौन सा ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन सी सही है। इन चारों ऑप्शंस में आपको कौन सा ऑप्शन आपको सही नजर आ रहा है? तो आप देख लो ये ग्राम में है, ये केजी में है और ये मिलीग्राम में, और ये क्या है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मास का यूनिट तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं हो सकता है। सबसे पहले इसको आप तो यही कैंसिल कर दो, है ना। आप इन तीनों में देख लो केजी, तो केजी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द यूनिट फॉर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होना चाहिए एक्चुअली में यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का असाइनमेंट क्या, अभी कुछ देर पहले हम लोग सॉल्व किए थे, क्या था, जस्ट इससे पिछले वाला क्वेश्चन में था वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ भी क्या होगा, इसका भी असाइनमेंट क्या होगा, वोल्ट पर मीटर ही होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ moment P is lying along a uniform electric field E. The work done in rotation to the dipole by 90 degree. बोल रहा है एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग रखा गया है, आप उसको 90 डिग्री से रोटेट कराते हो तो कितना वर्क डन करेगा, है ना। तो कितना वर्क डन करेगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कोई डायपोल को रखा जा रहा है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, डायपोल मोमेंट भी इसी तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ, है ना। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन जो होगा P cos थीटा, और ये कब होगा, जब when dipole initial position of dipole is perpendicular to the electric field. ओके तो ये तो अभी क्या है, along the इलेक्ट्रिक फील्ड रखा गया, यदि हम रोटेट करके ले जाते हैं इसको, तो रोटेट करके ले जाएंगे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, 90 ना होकर कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, PE। तो यहां पर आप देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए 2PE है, ऑप्शन नंबर 2 PE/2 है, ऑप्शन नंबर 3 कितना है, PE है। तो आपका कितना हो जाएगा, P डायपोल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप साथ में नोट डाउन भी करते जाओ, है ना, सारे एक्सप्लेनेशन को। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, an electron having charge E and mass n is moving in a uniform electric field E, its acceleration will be। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास कितना है, m है, चार्ज उस पर कितना है, E है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि उस पर एक्सेलरेशन कितना होगा। तो आप समझो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा है, कोई भी चार्ज क्या है, मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड E में। तो चार्ज पर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू E, Q इंटू E। अच्छा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, किसी पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो और ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो दोनों इक्वेशन को क्या करो, इक्वेट करो, और इक्वेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद आपके पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Q इंटू E, Q इंटू E। आपसे क्या पूछा, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, QE अपॉन मास। अच्छा, यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज का वैल्यू कितना दिया हुआ है, E दिया हुआ है, तो आप क्या करो, Q की जगह पे कितना पुट कर लो, E पुट कर लो बाय M। आप देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, E बाय M। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तब तक आप एक काम करो, आप इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो सारे एक्सप्लेनेशन को। आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं। थोड़ा बड़ा लिखे आपको, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखता हूं, है ना, आप लोग ठीक से बैठे रहें। आप नोट डाउन कर लिए? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकूलम ईच प्लेस 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम। बोल रहा है कि दो चार्जेस जिनका चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है सभी पर, दोनों पे कितना है, 1 माइक्रोकूलम का है, और दे आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, वो भी कहां पे रखा गया है, वैक्यूम में रखा गया है। तो इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम यदि डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे। मान लेते हैं ये फ्री स्पेस है, यहां पे अभी कोई चार्ज नहीं है, लेट इट बी फ्री स्पेस। ये क्या है, एक फ्री स्पेस है। यदि हम लोग पहला चार्ज को ढो के ला रहे हैं कहां से, इंफिनाइट से, तो कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। पहला चार्ज को लाने के लिए किसी पॉइंट P में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, मतलब वर्क डन इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज फ्रॉम द इन्फिनिटी, कितना होगा वर्क डन, 0 होगा। अच्छा, अब कोई दूसरा चार्ज को लाना है कितना दूरी पर, इस चार्ज से 1 मीटर की दूरी पर, ओके, इसी फ्री स्पेस में। तो इस चार्ज के चलते यहां पर पोटेंशियल होगा, कितना पोटेंशियल होगा आप लोग को पता है, V इज इक्वल टू, मान लेते इसको V1, पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, चार्ज Q1 कितना होता है ये, के क्यू बाय आर स्क्वायर, सॉरी के क्यू बाय आर ओनली, सॉरी। तो ये हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया V1। अब यहां पे पोटेंशियल V1 है, अब दूसरा चार्ज को हम लोग ढो के ला रहे हैं कहां से, इन्फिनिटी से। चार्ज Q2 को ढो के कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से, और कहां प्लेस कर रहे हैं, इस पॉइंट के पास प्लेस कर रहे हैं जो कि चार्ज Q1 से 1 मीटर की दूरी पर है। तो आप लोग को पता है कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा, चार्ज 2 को ढो के लाने में मान लेते हैं वर्क डन कितना किया, W2, और ये कितना होगा, यहां का पोटेंशियल कितना है, V1, और यहां पे किस चार्ज को ढो के ला रहे हैं, Q2 को ढो के ला रहे हैं। तो V1 ऑलरेडी हम लोग यहां पे निकाल चुके हैं, K Q1 बाय R, और ये Q2, ओके। अब यहां पे जो ये जो वर्क डन हो गया, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क डन यदि हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो पहला चार्ज को लाने में वर्क डन कितना किया था, 0 किया था, तो दूसरा चार्ज को लाने में कितना करेगा, K Q1 Q2 अपॉन R, ओके। अब यहां पर आसानी से देख लो क्या आएगा, K का वैल्यू कितना होता है आप लोगों को पता है, सॉरी यहां लिख देता हूं मैं जगह नहीं होने के कारण। तो ये K का जो वैल्यू होगा वो होगा 9 इंटू 10⁻⁹, और ये देख लो ये 1 माइक्रोकूलम ईच है, तो इसका भी 1 माइक्रोकूलम, मतलब 10⁻⁻⁶ का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड बाय 1 मीटर, तो 1 मीटर तो रहेगा 1 का 1 ही। आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 9 इंटू 10⁻3। अच्छा, ये वर्क डन का एस्टिमेट क्या होगा, जूल होगा, क्या होगा, जूल होगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा है, आप टिक लगा लो खुद से। आप इसको, इस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से आप देख लेना। हो गया होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है आपका, देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, और ये दोनों आंसर सही है। टाइपिंग मिस्टेक होने के कारण ये दोनों ऑप्शन मिल गया है आप लोगों से, है ना। तो है ना, नेक्स्ट बार हम लोग क्या करेंगे ना, वो जो हमारे जो टाइपिस्ट है उनको ये सब इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है सर, बड़ा हो रहा है लेकिन समझाए छोटा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 3 माइक्रोकूलम एंड प्लस 4 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर with a force of 10 Newton if each is given an additional charges
एडिशनल चार्जेज कितना दिया गया है कि अच्छा बोल रहा है कि दो, इसमें से कुछ लगता है कुछ टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, है ना? इसमें कितना एडिशनल चार्जेज ऑफ कितना 6 गुलाम 6 माइक्रो गुलाम देन द अच्छा न्यू फोर्स इज, अच्छा ऐसा है। बोल रहा है 2 पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज कितना है +3 माइक्रोकुलाम, दूसरा है कितना +4 माइक्रोकुलाम। क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो दोनों क्या होगा रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है 10 न्यूटन लग रहा है। बोल रहा है कि सभी दोनों चार्जेस पर, चार्ज इस पर भी और चार्ज 4 माइक्रोकुलाम दोनों में चार्ज कितना एडिशनल दिया गया है 6 माइक्रोकुलाम का चार्ज एडिशनल दिया गया है। तो बोल रहा है नया फोर्स जो होगा वो कितना होगा। तो आप सबसे पहले केस 1 में देख लो। तो केस 1 एक्सप्लेनेशन हम लोग कर रहे हैं यहां पर। एक्सप्लेनेशन केस 1 जो पहला केस में दिया हुआ है, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, दोनों का बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है R है, और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है ये 3 माइक्रो कूलाम है, और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है ये 4 माइक्रो कूलाम है। तो जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा क्या होगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ओके, तो इन दोनों के बीच में फोर्स अभी कितना लग रहा है, फोर्स का वैल्यू 10 न्यूटन लग रहा है। एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स इधर रिपेल कर रहा है, ये कितना है 10 न्यूटन लग रहा है। तो ये 10 न्यूटन हो गया, K अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जो वैल्यू होगा Q1 Q2 कितना है 3 माइक्रो कूलाम इंटू 4 माइक्रो कूलाम। तो K बाय R स्क्वायर 4 तिया 12, और ये माइक्रो इंटू माइक्रो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 12, 10 टू द पावर माइनस 12, और ये 10 हो गया आपका। तो यहां से आपका K स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं यहां पर। K स्क्वायर का K बाय R स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 10 बाय 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। इक्वेशन नंबर 1 रहने दीजिए। अब बोल रहा है केस 2। केस 2 में क्या बोल रहा है कि हर एक चार्ज पर 6 माइक्रो कूलाम का एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो नया फोर्स आप बताएं। आप इसमें ना डिस्टेंस को बढ़ाया जा रहा है, डिस्टेंस को ना घटाया ना बढ़ाया जा रहा है, डिस्टेंस रिमेन्स क्या है कांस्टेंट है। तो आप लोगों को केवल सिर्फ चार्ज का वैल्यू बढ़ाना है। तो ये आपका ये हो जाएगा, आप इसमें 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 9 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। आप इसमें 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 10 माइक्रो कूलाम हो जाएगा, और R तो वही रहेगा, अभी भी रिपल्सन ही लगेगा, अभी भी क्या लगेगा रिपल्सन। तो ये जो F है इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा F इक्वल टू यहाँ पर K अपॉन R स्क्वायर, और ये Q1 Q2। अब बताओ इसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कितना निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये कितना है 10 बाय 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। ओके, अब यहाँ पर Q1 का वैल्यू कितना है 9 माइक्रो कूलाम, और Q2 का वैल्यू कितना है 10 माइक्रो कूलाम। तो कितना हो जाएगा 10 इंटू, आप 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 90, और ये 10 माइक्रो, ये माइक्रो कूलाम और ये भी माइक्रो कूलाम। तो एक माइक्रो कूलाम में कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 6। तो 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद ये कितना हो जाएगा -12, और ये नीचे आपका हो जाएगा 12 इंटू 10 के पावर माइनस 12। तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, है ना। आप यहाँ पे अब मिला लो, ये कितना हो जाएगा 900 डिवाइड बाय 12 न्यूटन। ओके, आप इसको काटो, इसको आप नीचे ऊपर डिवाइड करोगे कितना बार में कटेगा ये। इसमें जो आएगा आंसर वो आई थिंक 90, कितना बार में कट जाएगा सर 90, और ये हो जाएगा 12, है ना। तो ये हो जाएगा 12 सते 84, बचेगा कितना ऊपर से 0, 12 पचे 60, 12 पचे 60, ये कट गया 75 न्यूटन। ये जो डॉट है ना ये डॉट नहीं होगा, ये होगा 75 न्यूटन आंसर। ये कितना आएगा 75 न्यूटन आएगा। ओके,
तो आप इसको अच्छे से देख लो और अच्छे से लिख लो आप। ठीक है, आगे की चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, जो एक ऐसा बॉडी जिसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, उसके पास क्या होता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन होता है, या डिफिसिट ऑफ प्रोटॉन होता है। आप ये समझ लो कि यदि कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। जब कोई बॉडी न्यूट्रल होता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों क्या होती है? बराबर होती है। तो यहां पर आप कौन सा ऑप्शन देख लो, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम मतलब डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा ऑप्शन में, तो आप उस पर क्लिक लगा दो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा है डायमेंशन फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, क्या है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसका डायमेंशन फार्मूला आपसे पूछा जा रहा है। तो डायमेंशन फार्मूला अभी कुछ देर पहले हम बताए थे, एसआई यूनिट, इसी वीडियो का सबसे आई थिंक दूसरा या तीसरा क्वेश्चन होगा, एसआई यूनिट किसके लिए? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के लिए। तो लिखाए थे कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो कूलम्ब स्क्वायर, इसका यदि डायमेंशन लिखेंगे तो क्या होगा? 80। कूलम्ब का डायमेंशन क्या होगा? 80 का स्क्वायर। न्यूटन का क्या होता है? mlt के पावर -2, और इसके पावर कितना है? -1 है। और ये मीटर स्क्वायर मतलब क्या हुआ? l स्क्वायर। आप इन दोनों को आप क्या करो, तीनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये आपको a स्क्वायर आ जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, m के पावर -1 हो जाएगा, l के पावर -1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, t के पावर स्क्वायर हो जाएगा, और ये l के पावर स्क्वायर माइनस में। आप अब ध्यान से देखोगे तो आप एक काम करो, सभी को कंबाइन करो। कंबाइन करोगे तो यहां पर देख लो, t के पावर स्क्वायर है, t के पावर स्क्वायर है, तो t के पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। m का कोई और मैच नहीं कर रहा, तो m कितना हो जाएगा? m के पावर -1 हो जाएगा। अब l के पावर यहाँ -1 है और यहाँ l के पावर -2 है, तो कितना हो जाएगा? l के पावर -q हो जाएगा। और यहाँ पर कितना a स्क्वायर है, और ये स्क्वायर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो a स्क्वायर रह जाएगा। तो आप इसमें से आप ऑप्शन मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? m के पावर -1 मतलब मास का डायमेंशन कितना? -1, लेंथ का डायमेंशन कितना? -3, और टाइम का डायमेंशन कितना? 4, और करंट का डायमेंशन जो एम्पियर है उसका डायमेंशन कितना है? 2 है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? आप देखो, मान लेते ये प्लस -2 है, तो ये आई थिंक ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये थोड़ा बहुत हमारा जो टाइपिस्ट है उनसे मिस्टेक हुआ है, तो उनसे उनको नेक्स्ट बार से हम लोग कोशिश करेंगे उनको ये इन्फॉर्मेशन देने का, है ना। तो नेक्स्ट देख लो आप, ये क्वेश्चन को आप डायरेक्टली पूछा गया है आप लोगों से, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये तो लगता है कि सारे स्टूडेंट से ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही फेमस थ्योरम है ये, है ना। और ये इसके बिना आप चैप्टर भी खत्म नहीं, चैप्टर का लास्ट में ये थ्योरम पढ़ना पड़ता है हम लोग को, और इससे रिलेटेड एप्लीकेशन भी पढ़ना पड़ता है। तो आप लोगों सभी को पता होगा इसका एप्लीकेशन, आप लोग सभी को पता होगा। क्या है एप्लीकेशन, सॉरी क्या है लॉ? तो लॉ हमारा कहता है कि कोई भी इनक्लोज सरफेस यदि चार्ज q को इनक्लोज करता है तो उससे जो निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितने के बराबर होगा? 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। मान लेते हैं ये आपका एक सरफेस है जो क्लोज्ड है, इसमें चार्ज q को इनक्लोज किया है, तो इससे निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इससे जो निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है
फ्लक्स, फ्लक्स क्या होगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो चार्ज कितना इनक्लोज किया है, Q इनक्लोज किया है। तो आप इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप ये तो होगा नहीं, इनकरेक्ट आंसर है। आप ऑप्शन नंबर बी में जाओगे तो एक करेक्ट आंसर आपको दिख रहा है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है ना। समय भी बचाना पड़ेगा आप लोग को, टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा एग्जाम में। तो आप ये स्टेटमेंट तो आप जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बोल रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 2 कूलम्स ऑफ चार्ज। आपके पास चार्ज कितना दिया हुआ है गिवन में, गिवन दैट में कितना दिया हुआ है, Q का जो वैल्यू है वो 2 कूलम है। आप इसमें बतलाना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 2 कूलम चार्ज को गवर्न करता है, कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा। तो आप जानते हो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अकॉर्डिंग टू क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, आप इसमें क्या पढ़े हो, Q इज इक्वल टू NE, है ना। जब भी चार्ज किसी बॉडी पे रिसाइड्स करता है तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के नंबर में ही रहेगा। तो इसका मतलब यह हुआ n का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, Q अपॉन E। तो Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 कूलम दिया हुआ है। अच्छा, एक बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का वैल्यू कितना होता है, E का वैल्यू कितना होगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। आप इसको क्या करो ना, 2 अपॉन 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, ऊपर भी कूलम है नीचे भी कूलम है तो नंबर ही देगा। तो आप इसमें देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये आप इसको सॉल्व करो, कितना जाएगा, ये हो जाएगा 20/16 और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +19। तो आप इसको सॉल्व करो, 5 और ये 4 से कट जाएगा, है ना। 1.25 आएगा, यही ना आएगा, और इंटू 10 के पावर 19। ये नंबर है तो इसमें यूनिट नहीं होगा बच्चों, है ना, इसमें कोई यूनिट नहीं होगा। तो इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग ये जान लो जो क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज है उसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का रहेगा, क्योंकि ये जो भी चार्ज का जो प्रॉपर्टी है उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी डायरेक्टली आपको पूछे जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि एग्जाम में आपसे डायरेक्टली आपको स्टेट करने के लिए बोल दे क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज को, तो आप इसको एक बार जरूर देख लेना एग्जाम में जाने से पहले। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये बोल रहा है दो चार्ज स्फीयर है, 2 चार्ज स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d, exert a force F on each other if charges are doubled and the distance between them is double, then the new force becomes। बोल रहा है कि दो स्फीयर्स है, दोनों पर चार्ज कुछ होगा, मान लेते हैं चार्ज एक पर Q1 है, एक पर चार्ज कितना है Q2 है, और दोनों स्फीयर्स का बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है d है। अब बाद में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इन दोनों स्फीयर पर चार्ज को डबल कर दिया गया और डिस्टेंस को भी डबल कर दिया गया तो नया फोर्स कितना लगेगा। तो पहले आप केस 1 को स्टडी करो अच्छे से। एक स्फीयर ए है, एक स्फीयर ए वाला है, तो ये Q1 है और ये कितना है Q2 है, दोनों का बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं R है। तो जो फोर्स का जो वैल्यू है वो कितना आएगा K1 Q2, सॉरी यहाँ पे D दिया है तो आप D ही लेना, D², इतना ही फोर्स लगेगा। अब बोल रहा है कि यदि नया फोर्स, ये तो केस 1 था, अब केस 2 में आप देखोगे तो क्या बोल रहा है कि इस पर जो है वो 2Q1 कर दिया गया, इस पर भी कितना कर दिया गया 2Q2 कर दिया गया, और जो डिस्टेंस है वो भी डबल कर दिया गया 2D कर दिया गया। तो नया फोर्स कितना होगा, तो नया फोर्स को हम कितना मान लेते हैं F' मान लेते हैं, F1 मान लो या F' मान लो, आप लोग का जैसा है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा K, चार्ज की जगह पर कितना होगा 2Q1 इंटू 2Q2 अपॉन 2D का स्क्वायर। ओके, तो F' इज इक्वल टू, तो यहां पे देखो तो आप 2 इंटू 2 कितना करोगे 4, और नीचे स्क्वायर करोगे तो भी 4 आ जाएगा, तो 4 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर भी आप एक बार कर लो, यहाँ पे 4 इंटू K Q1 Q2 अपॉन 4D², तो ये 4 4 कैंसिल, और ये कितना जाएगा K
Q2 अपॉन डी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा F डैश का वैल्यू। अच्छा ये चीज आप देखो तो इक्वेशन नंबर 1 में तो ये क्या पुराना फोर्स है कि नहीं, ओल्ड फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा, जो नया फोर्स है वो भी कितना होगा, ओल्ड फोर्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे कोई भी फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यदि आप चार्ज डबल करते हो, डिस्टेंस भी डबल करते हो, कुल मिला के इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ लो कि किसी चार्ज पर किसी बॉडी पर किन्हीं दो बॉडी पर चार्जेस को क्या n टाइम्स बढ़ाया जाता है और डिस्टेंस को भी n टाइम्स बढ़ाया जाता है, तो फोर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फोर्स इज रिमेन्स अनअफेक्टेड। ओके, आप इसको नोट डाउन, एक चीज कर ही लो, इसमें से क्या होगा, अनअफेक्टेड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। हम यहाँ पे एक नोट करा लेते हैं, आप लोग को जनरलाइज कर देने की कोशिश कर रहे हैं। नोट, when charges on two bodies increases by n times and distance between them also increases by n times, then force between two charges remains unaffected। फोर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप इसको नोट डाउन कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 14 था, है ना, हो गया। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए मील, दिस इज नॉट मील, दिस इज ए मेटल। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेटल का इनफिनाइट होता है। कितना होता है, इनफिनाइट होता है। तो इसमें से देख लो इनफिनाइट कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके लिए, वाटर के लिए यदि आप लोगे तो वाटर के लिए 80 भी होता है, किसी किसी बुक में 80 भी लिखा है और किसी किसी बुक में 81 भी लिखा है। तो देख लेना आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, सुनो सर, आप लोग चेक कर लेना। एनसीईआरटी में आपका 81 मिलेगा, है ना, एनसीईआरटी में है ना, आपको 81 ही मिलेगा। तो आप इसी को आप करेक्ट मानना, क्योंकि हमारा जो एकेडमी है वो आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है, दूसरी बुक्स को फॉलो नहीं करता है। तो आप 81 ही लेके चलना। थैंक यू, है ना, ये हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था आज का सेशन का। और आप लोगों को यदि पसंद आया हो हमारा ये सेशन, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और आने वाले दिनों में अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का कोशिश करूंगा। हो सकता है कि हमारा ये पहला वीडियो था, तो कहीं कहीं हमारा टाइपिस्ट भी कहीं कहीं मिस्टेक किए हैं, तो उनसे मैं बात कर लूंगा। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए, तो आप लोगों को अच्छे से कंटेंट दूंगा। और आपका मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपका जो एकेडमिक रिजल्ट है वो बहुत ही सुंदर हो जाएगा हमारे साथ रहने से। आपका धन्यवाद, थैंक यू।